जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलिए देखते हैं प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, कोश का सिद्धांत या शेल थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले दो वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन और अगस्त बीजमान। ऑप्शन सी है स्लाइडन और सॉन। ऑप्शन डी है विडल और टैटम। तो इसमें ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, देखिए सेल को और सेल ऑर्गेनेल्स को पूरा प्रॉपर पढ़ाया गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की थी। चार्ल्स डार्विन ने सर्वजनन मत दिया था और नेचुरल सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगस्त बीजमान इन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म का। विडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम मत दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जनन द्रव प्रवाह मत, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म को 1886 में किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है अगस्त बीजमान। ऑप्शन बी है क्लाउड बर्नार्ड। ऑप्शन सी है मेंडल। ऑप्शन डी है जूलियन हेक्सले। तो पहले इस प्रश्न में इसकी बात हुई थी जनन द्रव प्रवाह मत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो ऑप्शन ए सही जाएगा, अगस्त बीजमान ने दिया है। ठीक है, जेनेटिक्स के लिए मेंडल जाने जाते हैं और आपका प्रोटोप्लाज्म के लिए जाने जाते हैं हेक्सले। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त बीजमान की जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थी इसमें क्या कहा था। तो अगस्त बीजमान ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि बच्चों में जो माता पिता के लक्षण हैं किस प्रकार जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब नए जीव का निर्माण होता है यानी नए शरीर का निर्माण होता है कि तो किससे होता है? अंडे से ही होता है। ठीक है, तो उसमें जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है यानी भ्रूण का विकास होता है, उसी दौरान क्या होता है कि जर्मप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म ये अलग हो जाते हैं। तो जर्मप्लाज्म वह होता है जो संतानों में लक्षण दिखते हैं वही माता पिता में लेकर जाता है, यानी माता पिता में दिखने वाले लक्षण जो संतान में होते हैं ये जर्मप्लाज्म के थ्रू ही जाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य जो होते हैं ये कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक के क्रोमोसोम्स होते हैं, कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके डीएनए के अणु में होते हैं और उनको क्या कहा? जीन। लेकिन जीन शब्द अगस्त बीजमान ने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपने नहीं पढ़ा है तो सेल को जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले सेल पढ़ाया गया है। तो जीन कहाँ पर होते हैं? सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डीएनए और डीएनए के छोटे छोटे भाग जो होते हैं, ठीक है, उसको जीन कहा। उसमें ही जननद्रव्य होते हैं, उसी के द्वारा इन्होंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त बीजमान के सिद्धांत के अनुसार वंशागत इनहेरिटेंस के लिए कौन सा द्रव पीढ़ी दर पीढ़ी अविच्छिन्न रहता है? ठीक है, अनइंटरप्टेड रहता है। तो ऑप्शन ए है सोमेटोप्लाज्म। ऑप्शन बी है जननद्रव्य या जर्मप्लाज्म। ऑप्शन सी है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो अगर आपने देखा है वीडियो, यही वीडियो ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी सही जाएगा, जर्मप्लाज्म। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के लिए जॉर्ज विडल और एडवर्ड टैटम किस वर्ष के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 1865। ऑप्शन बी है 1886। ऑप्शन सी है 1945। ऑप्शन डी है 1953। तो इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा सी सही, 1945 में एक जीन एक एंजाइम मत किसने दिया था? जॉर्ज विडल और एडवर्ड टैटम ने। अगला प्रश्न है क्लाउड बर्नार्ड ने 1865 में जिस आंतरिक स्थिरता की अवधारणा दी उसे क्या नाम दिया? तो ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए है होम्योस्टेसिस। ऑप्शन बी है जननद्रव्य या जर्मप्लाज्म। ऑप्शन सी है मिलियू इंटीरियर। ऑप्शन डी है विकृत जीव बीमा भिन्नता। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा ये है मिलियू इंटीरियर। ठीक है, क्या है? क्या है? मिलियू इंटीरियर। तो देखिए अवधारणा ये दी थी, लेकिन इस अवधारणा पे इन्होंने सिद्धांत दिया था होम्योस्टेसिस। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा गया है, जो हमारा प्रश्न है इसमें है आंतरिक स्थिरता की अवधारणा। तो अवधारणा के लिए इन्होंने नाम दिया था, ऑप्शन सी सही जाएगा। लेकिन अगर सिद्धांत पूछा जाए तो आप बताएंगे होम्योस्टेसिस। ठीक है, क्या बताएंगे? समस्थैतिकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थैतिकता।
होम्योस्टेटिक्स। तो और अगर ये कहा जाए अवधारणा, तो अवधारणा में आप बिलीव इंटीरियर बताइएगा, ठीक है। और भी कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे फैट्स का डाइजेशन होता है और शुगर के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन सब में जैसे जो भी आपको लगे कि हाँ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट करिए, उसके विस्तार से उस टॉपिक को बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन विकास मत थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से समझाने वाले दो प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन और वैलेस, ऑप्शन बी है मेंडल और वीजमान, ऑप्शन सी है बीडल और टैटम, ऑप्शन डी है स्लाइडन और सॉन। तो जैसा कि आपने अब इन्हीं सारे प्रश्नों में ही इनके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो मेंडल जेनेटिक्स के लिए, बीजमान ने अभी इन्होंने ही जेनेटिक्स से ही बताया ना कि मतलब जन्मपलाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो इनकी ये अवधारणा थी। और इसके बाद आते हैं वीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम दिया था मत, स्लाइडेंसॉन द सेल थ्योरी दी थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख। तो जो अगला प्रश्न है ये है, मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए जिस स्थिर और अविभाज्य इकाई का प्रयोग किया उसे आधुनिक जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए जिस स्थिर और अविभाज्य इकाई का प्रयोग किया उसे आधुनिक जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स। नहीं, गलत, क्योंकि ये क्या है? अविभाज्य नहीं है, ठीक है। देह बिल्कुल है ही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा। कौन सा सही है? सी, जीन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत जीव बीमा भिन्नता यानी वेरिएबल जीन एक्सप्रेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है जीन में अचानक परिवर्तन, उत्परिवर्तन जिससे म्यूटेशन, ये सही नहीं है। एक ही जीन का विभिन्न जीवों या स्थितियों में अलग अलग ढंग से व्यक्त होना, हाँ, तो ये है वेरिएबल जीन एक्सपीरियंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही जाएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक लक्षण का कई जीनों द्वारा नियंत्रित, ये भी नहीं सही है। अर्जित लक्षणों का वंशागत होना, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन क्या सही है? वेरिएबल जीन एक्सप्रेशन में क्या है? एक ही जीन का विभिन्न जीवों या स्थितियों में अलग अलग ढंग व्यक्त करना। तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य या जनन के गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी क्रोमोसोम्स का प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है केवल ऊर्जा उत्पादन करना, ऑप्शन सी है वंशों के लक्षण यानी अनुवांशिक लक्षण का वहन करना, ऑप्शन डी है दैहिक द्रव्य को नियंत्रित करना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? जनन द्रव्य का काम क्या है? अनुवांशिक लक्षण, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। यानी क्रोमोसोम्स पे ही डीएनए होते हैं और डीएनए में जो कण होते हैं उन्हें जीन कहते हैं, वही क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न है, आधुनिक जीव विज्ञान की अवधारणा को आगे बढ़ाने में मेंडल का योगदान क्या स्थापित करता है? जीन हमेशा मिश्रित होते हैं, या दूसरा है अनुवांशिक लक्षण असतत और अविभाज्य इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन सी है अर्जित लक्षण वंशागत हो सकते हैं, ऑप्शन डी है सभी जीव एक ही कोशिका से विकसित होते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। और अगर बात करें में एक जीन हमेशा मिश्रित होते हैं, ये भी नहीं सही है, ठीक है। अर्जित लक्षण ही नहीं वंशागत होते हैं, अर्जित लक्षण ये भी नहीं सही है, तो ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है ये बी सही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको किस टॉपिक पे, ठीक है, आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।